हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। आप देखेंगे कि किस मायने में ये खास है दूसरे ऑर्गेनेल्स से। बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। सेल में इसकी संख्या 100 से लेकर के कई हज़ार तक हो सकता है। जो सेल ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के हिसाब से भी इसकी संख्या सेल में कम ज़्यादा होती है। जैसे मतलब हार्ट हमेशा काम करने वाला मतलब मसल्स है, तो हार्ट में इसकी संख्या, हार्ट सेल में इसकी संख्या 5000 तक हो सकती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि मतलब हमने सेल के बारे में जाना था कि सेल क्या होता है। तो सेल में ही क्या होता है कि सेल को अगर हम देखें तो सेल में एक जेल जैसी संरचना होती है। उस जेल वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? उस जेल वाली संरचना को हम बोलते हैं सेल जेल, साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है, सेल जेल है, उसमें हम देखेंगे कि कुछ कण सब तैरता हुआ नज़र आएगा। और ये कण सब जो तैरता हुआ नज़र आता है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, या हिंदी में बोलें तो कोशिकांग। तो ये जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है। अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसके का जो विविध जो इससे संबंधित जो जानकारी है उससे आपको अवगत कराने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनल्स है, जो आदि कोशिकाएं होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, उसमें नहीं पाया जाता है। ऐसा भी कहा गया कि कोई जो एक सूक्ष्म जीव किसी बैक्टीरिया को खा गया होगा, तो बैक्टीरिया का जो कुछ गुण सब उसमें आ गया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा गुण जो है सो बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। अब इसके खोज की बात करेंगे तो कोलिकर नाम के जो वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट वान कोलिकर था, 1857 में इसका खोज किए थे। बेसिकली जो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियन होता है। सिंगुलर फॉर्म में अगर हम लिखें तो माइटोकॉन्ड्रियन हुआ, प्लूरल फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेल ऑर्गेनल्स है। तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनल्स which is found in the eukaryotic cell and it is microscopic and राउंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है। इसका आकार सूक्ष्म होता है और गोलाकार छड़ जैसा होता है। 1890 ईस्वी में ऑल्टमॉन ने इसका नाम मायोप्लास्ट दिया था। बेंडा ने 1857 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अब ये जो है सो डबल इसमें मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसका भी मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी झिल्ली से बनी हुई होती है। और आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बहुत ही मतलब स्मूथ और फ्लेक्सिबल होता है, चिकनी और लचीली होती है। और इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें बहुत सारा फोल्ड होता है। और फोल्ड होने का कारण भी होता है कि ये जैसे आप कोई चादर लीजिए, उसको फैला दीजिए तो कितना बड़ा एरिया कवर करेगा, लेकिन वो तो अगर कम जगह में चादर को रखना हो, बैग में रखना हो, तो क्या करते हैं, उसको मोड़ करके फोल्ड करके हम रख देते हैं ना। तो इनर जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन से जो ज़्यादा होता है तो उसको हम मोड़ करके रखेंगे ना, फोल्ड करके रखेंगे ना। तो यही कारण है कि इसमें फोल्ड होता है। और ये जो फोल्ड होता है तो फोल्ड को हम देखेंगे तो इसमें हम कैविटी जैसा रचना आएगा, चैम्बर जैसा रचना दिखेगा। इसी कैविटी या चैम्बर जैसी जो रचना होती है वो उंगली जैसा, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसमें कोशिकीय श्वसन के सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं।
इसी एंजाइम के मदद से क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऑक्सीशोषण होता है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी प्राप्त होता है। एटीपी क्या होता है, तो ये कॉइन ऑफ द एनर्जी होता है सेल के लिए। तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जागृही है ये कोशिका का। इसका अगर अन्य नाम पर चर्चा करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम कहते हैं सूत्र कणिका कहते हैं। इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में कॉन्ड्रियोसोम भी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना और बहुत दिलचस्प भी है। अगर हम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये अंदर के तरफ जो ये इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो धंसा हुआ होता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, उस पर ऑक्सीसोम होता है, कण जैसा संरचना होगा। उस कण को हम देखें तो उसका नाम हम ऑक्सीसोम बोलते हैं, या F1 कण बोलते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। तो इसका संख्या जो होता है 10,000 से लेकर के 1 लाख तक होता है। और इसका साइज जो ऑक्सीसोम का होता है 80 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो एडीपी को सिंथेसाइज करने में के लिए एटीपी सिंथेसाइजर एंजाइम भी यहाँ पाया जाता है। और एडीपी के फास्फोरीकरण से एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी का क्या फुल फॉर्म हो गया, तो एडीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनेसिन डाइफॉस्फेट। इसी के फास्फोरीकरण से क्या होता है, तो एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट का जो निर्माण होता है वही होता है एटीपी, कॉइन ऑफ द एनर्जी फॉर द सेल। अब किसी सेल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो किस सेल में ये ज़्यादा होगा और किस सेल में कम होगा। तो जो सेल बहुत अधिक काम करता है, अबहर्ट है, 24 घंटा तो वर्क करते रहता है, तो कभी विश्राम नहीं करता है, तो उसमें इसका संख्या सबसे ज़्यादा होता है। और आप अनुमान लगाइए, सोचिए कि कौन सा ऐसा सेल है मानव शरीर में जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या 0 होता है। तो ऐसा सेल होता है आरबीसी। आरबीसी में इसका संख्या 0 होता है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स that generate most of the chemical energy needed to power the cells biochemical reactions. Chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called adenosine triphosphate ATP. Mitochondria contain their own small chromosomes, generally mitochondria, and therefore mitochondrial DNA are inherited only from the mother. अब जैसे हम देखेंगे कि पितृत्व के जांच के लिए हम जो साइटोप्लाज्म का जो डीएनए होता है उसका टेस्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से अगर मातृत्व के जांच की बात हो तो हम ये इस डीएनए का उपयोग होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग होगा। तो ये जो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है शरीर सेल के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है, और ऊर्जा उत्पादन जो होता है सो एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी की आवश्यकता होती है सेल को एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए एटीपी का यूज होता है। इसका खुद का अपना डीएनए होता है और खुद का अपना रिबोसोम होता है। खुद का अपना डीएनए होने के कारण ये अपने आप के संख्या को रेप्लिकेट कर सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर सकता है। और यही कारण है कि एक सेल में इसकी संख्या 100 से लेकर हज़ारों तक होती है। तो खुद का डीएनए होने का फ़ायदा ये है कि ये संख्या अपना बढ़ा सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। और खुद का रिबोसोम होने का फ़ायदा है कि अपना ज़रूरत के हिसाब से ये अपना प्रोटीन खुद तैयार कर सकता है। हाँ, पूरा प्रोटीन नहीं बना सकता है, कुछ प्रोटीन के लिए इसको निर्भर होना होता है। कहाँ, तो साइटोप्लाज्म के रिबोसोम पर भी निर्भर होना पड़ता है, साइटोप्लाज्म पर भी निर्भर होना होता है।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके फंक्शन को जानना कि कैसे यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी मुक्त होता है। जैसे C6H12O6 हो गया। C6H12O6 को अगर मतलब उसमें हम 6O2 से रिएक्शन करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होगी। ग्लूकोज से सीधे CO2 नहीं बनता है। ग्लूकोज से CO2 बनने के दौरान 22 ठो सबस्टांस बनता है। ये क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया था, इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल कहते हैं इसको। तो क्रेब्स साइकिल के रूप में ये ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड हुआ, फिर अगला सबस्टांस हुआ, फिर अगला सबस्टांस हुआ और लास्ट में CO2 बनता है। तो बहुत ही एक एक चीज़ इसका बहुत दिलचस्प है इसको जानना। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और इसका काम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन इसका काम है। इसीलिए इसको हम जो है सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। अब अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फाउंड इन डिफरेंट सेल्स। अब लीवर है तो उसमें मात्रा ज़्यादा होगी, किडनी है उसमें ज़्यादा मात्रा होगी, हार्ट है तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होगी और RBC है तो उसमें सबसे कम मात्रा होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से पैदा हो सकता है। तो इसके बारे में अभी तक जो नहीं ज्ञात हो सका है कि पूरा ज्ञात जानकारी नहीं मिल सकी है कि कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से होता है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि इट हैव देयर ओन स्मॉल क्रोमोजोम्स। इसका जो अपना क्रोमोजोम्स है, अपना DNA है, अपना रिबोसोम है। तो ये इसका जो DNA होता है तो इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना DNA होता है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। और ये जो इनहेरिटेड होता है वो मदर से इनहेरिटेड होता है। और इसको जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत कॉमन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। तो इसका कारण हमने अभी भी चर्चा किया है कि कैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में। और ये 90% जो एनर्जी होता है कोशिका का उसको ही प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल इनटू एनर्जी। और श्वसन की बात करते हैं तो कोशिकीय श्वसन का ये सक्रिय स्थल इसको हम कहते हैं। तो श्वसन भी शरीर में सेल में दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक, एक एनारोबिक, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यही होता है कि मतलब कैसे ATP का प्रोडक्शन होता है। और ATP के प्रोडक्शन जो होता है ग्लूकोज से होता है। C6H12O6 + 6O2 = CO2 + 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ATP के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है इसीलिए इसको कहते हैं द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये वाइटल है हमारे सर्वाइवल के लिए, वाइटल टू आवर सर्वाइवल, वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो अन्य काम के तरफ हम ध्यान दें तो ये सिग्नलिंग भी करता है सेल और सेल डेथ के बीच में। तो इसको ये जो प्रोसेस होता है तो उसको हम बोलते हैं एडोप्टोसिस। तो एडोप्टोसिस में भी इसका भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रॉपर प्रोडक्शन के नाम से तो ये प्रख्यात ही है ऊर्जागृही के नाम से। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो 0.75 से 3 माइक्रोमीटर तक मतलब इसका ये साइज होता है।
सामान्य माइक्रोस्कोप से ये दिखेगा भी नहीं, मैंने पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। 2 मेम्ब्रेन हुआ, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड किया हुआ होता है और यही जो फोल्ड किया हुआ होता है वो एक चैम्बर का रूप ले लेता है। वही चैम्बर को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में कोशिकीय श्वसन के सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प है इसको समझना, एटीपी को समझना, एडीपी से एटीपी कैसे बनता है उसको समझना। और ये भी ध्यान में रखना है कि यूकेरियोटिक सेल में ही मतलब ये पाया जाता है। तो यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये उपस्थित होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।